दोस्तों किसी जमाने में एक बादशाह था। उसे शिकार खेलने का बड़ा शौक था। हर दूसरे तीसरे दिन वो अपने अमीर ज़ादों और वजीरों के साथ जंगलों में निकल जाया करता था और वहाँ पर जंगली जानवरों का शिकार खेला करता था। उस बादशाह को घोड़े पालने का बड़ा ही शौक था। जहाँ कहीं भी उसे कोई चालाक और फुर्तीला घोड़ा नजर आता तो उसके मालिक से सौदा तय कर लेता था और उसे मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेता था। एक दिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उस बादशाह के दरबार में अरब के एक मुल्क से घोड़ों का सौदागर आया। झुककर सौदागर ने सलाम किया और बोला, हजूर गुलाम आपके लिए एक घोड़ा लेकर आया है, आप इसे देखकर बड़े खुश हो जाएंगे। ऐसा फुर्तीला घोड़ा कि पल भर को भी इसके पांव जमीन पर नहीं टिकते। आंखों के एक इशारे से ये हवा से बातें करने लगता है। लेकिन बादशाह सलामत, इस घोड़े में एक नुक्स भी है। ये मिजाज का बड़ा कड़वा है, बहुत ज्यादा बिदकता है, किसी को अपने पास आसानी से नहीं आने देता, हर वक्त दौलतियां मारता है, हत्ता कि वो अपने साये से भी बिदक जाता है। मगर हजूर आप इस घोड़े को देखना पसंद फरमाएं तो गुलाम हाजिर कर सकता है। दोस्तों बादशाह सलामत ने अरब के सौदागर से घोड़े की इतनी तारीफें सुनी तो वो मुस्कुरा कर बोला, मियाँ तुम बेफिक्र रहो, अपना घोड़ा लेकर आओ। हमने यहाँ बड़े बड़े टेढ़े घोड़ों को सीधा किया है, ये तो हमारे आगे कुछ बात ही नहीं है। दोस्तों दूसरे दिन वो सौदागर घोड़ा लेकर बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हो गया। घोड़े को देखकर बादशाह बड़ा खुश हुआ। ऐसा खूबसूरत और फुर्तीला घोड़ा बादशाह ने पहले कभी नहीं देखा था। बादशाह ने खुश होकर सौदागर को इनाम के तौर पर चंद मोती भी दिए और घोड़ा अपने मुलाजिम के हवाले करते हुए कहने लगा, इस घोड़े को शाही अस्तबल में ले जाओ और इसके लिए चारे का इंतजाम करो। कल हम इस घोड़े पर सवारी करेंगे और अपने वजीर ज़ादों के साथ शिकार खेलने जंगल में जाएंगे। दोस्तों दूसरे दिन सुबह सवेरे ही बादशाह अपने नए घोड़े पर सवार होकर वजीरों और सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल रवाना हो गया। कुछ देर तो खैर खैरियत से गुजर गई, लेकिन बादशाह एक शेर का शिकार कर रहा था और एकदम शेर बादशाह की तरफ झपटा तो शेर के झपटने से बादशाह का घोड़ा अचानक बिदक उठा और उसने बादशाह को जमीन पर फेंक दिया। जब बादशाह के सिपाही बादशाह की मदद को पहुँचे तो शेर ने बादशाह पर हमला कर दिया था और अपने तेज दांतों से बादशाह की बाएं टांग बुरी तरह से चबा डाली थी। बादशाह के सिपाही बादशाह को जख्मी हालत में उठाकर अपने महल में ले आए। फौरन शाही हकीमों और तबीबों को बुलाया गया। हकीमों ने इलाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश भी बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन बादशाह की टांग शेर ने इस बुरी तरह से काटी थी कि वो सेहतयाब नहीं हो पाई। आखिर तबीबों ने यही फैसला किया कि अगर बादशाह की जान बचानी है तो बादशाह की टांग काटनी पड़ेगी। चुनाचा हकीमों ने बादशाह की एक टांग काट दी। थोड़े ही दिनों के अंदर बादशाह की टांग का जख्म भर गया और बादशाह बिल्कुल सेहतयाब हो गया। लेकिन एक टांग कट जाने का बादशाह को बड़ा सदमा था। वो हर वक्त उदास और गमगीन रहता था। उसने शिकार पर जाना भी छोड़ दिया था। वो हर वक्त खामोश पड़ा रहता था। उसकी एक बड़ी खूबसूरत बेटी थी, उसका नाम नादिया था। शहजादी नादिया अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करती थी। वो उसका दिल बहलाने के लिए घंटों उसके साथ मीठी मीठी बातें करती। लेकिन बादशाह का गम किसी तरह दूर नहीं हो रहा था। बादशाह के महल से दूर एक पहाड़ी पर एक बूढ़ा आदमी रहता था जो बड़ा अक्लमंद और दाना था। दूर दराज से लोग उसके पास आते और अपनी मुसीबतें बयान करते थे। ये बूढ़ा आदमी उनको बड़े मुफीद मशवरे देता और उनकी जरूरतें पूरी करता था। दोस्तों एक दिन बादशाह के वजीरों ने आपस में बैठकर सलाह मशवरा किया और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इस बूढ़े को बुलाना चाहिए, शायद वो बादशाह का गम दूर कर सके। जब बूढ़ा आदमी बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह सलामत ने उसे बड़े इज्जत और एहतराम के साथ अपने पास बिठाया और कहने लगा, बड़े मियाँ तुम मेरे मुल्क में सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी हो। अगर तुम किसी तरह मेरा ये गम दूर कर दो तो मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी तुमसे करा डालूंगा। दोस्तों बूढ़ा बादशाह की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला,
हजूर, मैं पहाड़ी पर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता हूँ। मैं ताजो तख्त लेकर आखिर क्या करूँगा? मेरी उम्र इस वक्त 80 साल के करीब है और शहजादी अभी जवान है। भला बूढ़े और जवान की भी कभी शादी हुई है? आप ऐसा कीजिए, अपने मुल्क में डंडोरा पिटवा दीजिए कि जो कोई बादशाह सलामत के लिए एक नई टांग लाएगा उसे आधी सल्तनत इनाम के तौर पर दी जाएगी और उसके साथ बादशाह अपनी बेटी की शादी भी उसके साथ करा देगा। क्या मालूम कोई अक्लमंद और बहादुर नौजवान मिल जाए जो आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे। दोस्तों, ये सुनकर बादशाह खुशी से उछल पड़ा और बोला, बड़े मियाँ, बात तो तुमने बड़े पते की है, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। दूसरे दिन बादशाह के हुक्म के मुताबिक सारे शहर में मनादी करा दी गई कि जो कोई बादशाह के लिए एक नई टांग लेकर आएगा तो बादशाह उसे आधी सल्तनत और अपनी बेटी का हाथ भी देगा। ये ऐलान सुनकर सैकड़ों लोग लालच में आ गए और वो जल्दी जल्दी टांगे बनवाने लगे। चंद दिनों में सैकड़ों लोग मसनूई टांगे लेकर बादशाह के महल के सामने जमा हो गए और एक दूसरे को धक्के देने लगे और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, बादशाह सलामत, मेरी टांग हाजिर है। हजूर, मैंने आपके लिए बड़ी अच्छी टांग बनाई है, आपको यकीनन बड़ी पसंद आएगी। हर आदमी की यही ख्वाहिश थी कि सबसे पहले मैं बादशाह के सामने पेश हूँ और अपनी बनाई हुई टांग पेश करके बादशाह सलामत से अनामो इकराम हासिल करूं। लोगों ने इतना शोरो गुल मचा रखा था कि आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। महल के दरोगा ने उन्हें जबरदस्त डांट पिलाई और कहने लगा, अगर तुम लोग चुप न हुए तो मैं अभी तुम लोगों के सर उड़ा दूंगा। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि उन्हें एक एक करके हमारे सामने पेश किया जाए। दोस्तों, पहला आदमी बादशाह के सामने पेश हुआ तो वो लकड़ी की टांग बनाकर लाया था। कहने लगा, बादशाह सलामत, जरा इस टांग को तो देखिए, ये मैंने खास आपके लिए बनाई है। अगर ये आपके लिए ठीक न लगी तो मैं अपनी नाक कटवा दूंगा। दोस्तों, जब बादशाह ने वो लकड़ी की टांग अपनी कटी हुई टांग पर लगाई तो वो ऐसी भारी थी कि बादशाह का अपनी जगह से हिलना मुश्किल हो गया था। बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने वही टांग उठाकर उस आदमी के सर पर दे मारी और अब दूसरा आदमी हाजिर हुआ। ये टीन की बनी हुई टांग लाया था। देखने में ये टांग बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन बादशाह ने जब इस टांग को अपनी कटी हुई टांग के ऊपर लगाया तो वो टांग बादशाह की टांग के साथ मुकम्मल तौर पर चिपक गई। लाने वाला आदमी ये मंजर देखकर डर गया और थर थर कांपने लगा। बादशाह के वजीरों ने बड़ी कोशिश की कि ये टीन की टांग किसी तरह उतर जाए, लेकिन कुछ कामयाबी न हुई। आखिर लोहार को बुलवाया गया तो उसने बादशाह को बड़ी मुसीबत से इस टांग से छुटकारा दिलवाया। बादशाह इस तकलीफ के बायस बड़े गुस्से में था। उसने हुक्म दिया इस बदतमीज आदमी के गले में यही टीन की टांग बांधकर इसे बतखों वाले तालाब में फेंक दिया जाए। दोस्तों, और भी बहुत सारे लोग मुख्तलिफ टांगे लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए थे। उनमें से एक ऐसा बेवकूफ भी शामिल था जो रुई और कपड़ों की टांगे बनाकर लाया था और कई तो बांस की टांगे बनाकर लाए थे। ये सारा सिलसिला शाम तक जारी रहा। गर्ज तरह तरह की टांगे बादशाह की खिदमत में पेश की गईं, लेकिन सब की सब बेकार थी। चुनाचा इन टांगों के लाने वालों का बड़ा बुरा हाल हुआ और उन्हें धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया गया। बादशाह फिर से उदास रहने लगा। वो सारा दिन गम में डूबा रहता था। वो किसी से कोई बात नहीं करता था। दोस्तों, महल में सारे लोग बड़े उदास थे। कई महीने इसी तरह गुजर गए। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आई। शहजादी नादिया अपने बाप की हालत देखकर हर वक्त रोती रहती थी। दरबार के हकीमों तबीबों ने एक दूसरे से कहा, अगर बादशाह सलामत इसी तरह उदास रहे और गम खाते रहे तो ये थोड़े दिनों में मर जाएंगे। दोस्तों, इस तरह कुछ और अरसा गुजर गया। एक दिन बादशाह के दरबार में बड़ा खूबसूरत शहजादा हाजिर हुआ और शहजादे ने बादशाह सलामत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने इस नौजवान को अपने पास बुलाया और आने की वजह पूछी तो उसी वक्त बादशाह की बेटी नादिया भी अपने बाप के पास ही एक छोटे से तख्त पर बैठी हुई थी। वो खूबसूरत शहजादे को देखकर मुस्कुराने लगी। शहजादी नादिया एकदम से शर्मा गई। शहजादे ने कहा,
بادشاہ سلامت، اس غلام کو آپ کے دکھ کا معلوم ہوا ہے، میں نے آپ کی اداسی اور غم کا راز معلوم کر لیا ہے، آپ اسی وقت اپنے تمام امیروں اور وزیروں کو اپنے پاس بلا لیں، اس وقت میں حضور کی خدمت میں سچ مچ کی ٹانگ بنا کر پیش کروں گا، وہ لکڑی، ٹین، کپڑے یا روئی کی ایسی ویسی واہیہ ٹانگ نہیں ہوگی، بلکہ خون اور گوشت سے بنی ٹانگ ہوگی۔ دوستو بادشاہ سلامت کی آنکھیں شہزادے کی بات سن کر خوشی سے چمک اٹھیں، تو بادشاہ کہنے لگا، اے نوجوان، کیا تم سچ کہتے ہو؟ تو شہزادے نے کہا، کل اسی وقت دربار میں حضور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا کہ میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ کہتا ہوں۔ دوستو یہ کہہ کر شہزادہ بڑے ادب سے جھکا، بادشاہ کو سلام کیا اور تیزی سے دربار سے باہر چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ سلامت نے اپنے سب امیروں اور وزیروں کو دربار میں جمع کیا۔ بادشاہ کی بیٹی کل کی طرح آج بھی ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ سب لوگ بڑی بے صبری سے شہزادے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد نوجوان شہزادہ دربار میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا لکڑی کا باکس تھا۔ وہ شہزادہ بادشاہ کے تخت کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا، لیجیے بادشاہ سلامت، یہی وہ خون اور گوشت کی بنی ہوئی ٹانگ ہے جس کا میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے لکڑی کا باکس کھولا تو ایک ہرن کی ٹانگ نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی تو تمام دربار پر سناٹا چھا گیا۔ امیروں اور وزیروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تو اس نے شہزادے کی طرف غصے بھری نظروں سے دیکھا، پھر اچانک سے ایک دم اس کا سارا غصہ غائب ہو گیا۔ اس نے زور سے ایک کہکا لگایا۔ یہ دیکھ کر دربار کے درباری بڑے حیران ہوئے۔ جب انہوں نے اپنے بادشاہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی ہنسنے لگے اور شہزادی نادیہ کا تو ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان شہزادے، تم نے بڑی عقل مندی اور ہوشیاری سے یہ شرط جیت لی ہے، میں تمہیں اس کی داد دیتا ہوں۔ تم نے میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری ہے، اب میں کبھی غمگین نہیں رہوں گا۔ کل شہزادی سے تمہاری شادی بھی ہو جائے گی اور تمہیں انعام کے طور پر آدھی سلطنت بھی دی جائے گی۔ دوستو دوسرے دن شہزادے اور شہزادی نادیہ کی شادی ہو گئی۔ اس روز بادشاہ نے سب لوگوں کے لیے ایک بڑی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ شہزادہ، شہزادی اور بادشاہ نے خوب مزے لے کر وہ کھانے کھائے۔